नमस्कार, बड़ी बहर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की, जगह जगह चक्का जाम किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर लगातार विपक्ष को जबरन जेल भेजने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने साफ कर दिया वो किसी भ्रष्टाचारी या अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ी होगी। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में पहले ही खुलासा हो चुका है कि चैतन्य बघेल को लगभग 16.70 करोड़ की आपराधिक आय मिली थी, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पीओसी के संचालन में शामिल रहने का भी आरोप है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए भूपेश बघेल और अरुण साव ने क्या कुछ कहा। तो ये अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते अडानी, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मेहरबान हैं, और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे बैठे पीसीसी में बैठे बैठ जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करें। कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, किस तरीके से देखते हैं डी के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रिमार्क किया है कि आप अपना काम करो, राजनीति में टांग मत अड़ाओ, राजनीति के लोगों को करने दो। राजनीति ये तमाचा है, सीधा एक पंच पड़ा है ईडी में और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं, चैतन्य बघेल का मैटर नहीं है, ये मैटर है छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाने का। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। निशिकांत पांडे बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रूपेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रूपेश जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। भूपेश बघेल साहब भी आज सड़क पर उतरे, हमने देखा कई सारे आरोप लगाए और काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे।
लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग व्यक्तिगत राजनीति क्यों कर रहे हैं, एजेंसी है उसको अपना काम करने दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देश की संवैधानिक संस्था, उस पर देश का सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करे, उसकी कार्य पद्धति पर टिप्पणी करे, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वो टिप्पणी जो है और ईडी की कार्य प्रणाली है पूरी तरह से स्पष्ट नजर आता है कि किस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्रवाई करती है। ये वही ईडी है जो कल प्रेस नोट जारी करके एसीबी रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी जांच करने की कार्रवाई प्रारंभ की बात करती है। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच से पता चला की बात करती है, तो पहले ये ईडी ये तय कर ले कि जांच एजेंसी किस प्रकार कर रही है। और तो और महत्वपूर्ण बात है कि ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, पत्र प्रस्तुत कर दी। अभियोग पत्र प्रस्तुत के बाद ईडी जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरह से जनता के सामने है। और रही बात राशि के संबंध में, तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का आरोप लगाए हैं और प्रेस नोट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज का जिक्र नहीं किया गया और एक भी शब्द नहीं कहा गया। ठीक है। और प्रेस नोट में ये भी देखने वाली बात है कि धनराशि का अंतिम तो कहां तक, माने अनवरत जांच करते रहेगी। 4 साल से ईडी शराब घोटाले के मामले की जांच कर रही है। मात्र सप्लीमेंट्री और ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो मात्र पूरक चालान की बैसाखी पर तो चलता था, ये स्पष्ट प्रमाण हुआ। अब ये ईओडब्ल्यू और पुलिस के सहयोग से या तथा कथित बयान के आधार पर, जांच के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से यह है कि जब ईओडब्ल्यू ने जांच समाप्त करके मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, वैसी स्थिति में ईडी को जब लगा, या भाजपा को जब लगा कि नहीं हमारा, ठीक है, चलिए रूपेश जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी तक आपने जो कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए निष्कांत जी के पास चल रहा हूँ और बाकी आपकी आवाज को एक बार हम दुरुस्त कर लेते हैं ताकि अगले सेकंड राउंड में बेहतर हो जाए। मैं पीसीआर टीम से आग्रह करूंगा एक बार देखने से। निष्कांत पांडे जी, सवाल ये है कि बार बार इस बात को, ठीक है रूपेश जी आपकी आवाज नहीं है, रूपेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, लेकिन अभी तक आपने जो कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और तब तक आपकी आवाज को हम ठीक कर लेते हैं। निष्कांत जी, बार बार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप लोग बिना सबूतों के, बिना आधार की कार्रवाई करवाते हैं। ये चूंकि बार बार ये कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि जो एजेंसियां हैं जांच वाली वो इशारे पर काम कर रही हैं और जब पूरी जांच होती है तो उसमें आखिरकार निकलता कुछ नहीं है और जांच को खींचा जाता है। ये आरोप बड़ा गंभीर है। मैं चाह रहा हूं कि आज निष्कांत पांडे जी के जरिए इस आरोप पर एक बेहतर जवाब मिल पाए, क्योंकि अब मामला सड़क पर किस कदर कांग्रेस पार्टी लेकर उतरी है ये आप देख भी रहे हैं। भूपेश बघेल ने जमकर आरोप आज लगाए हैं। निष्कांत जी। पराग जी, आपको रुपेश जी को समझा जो घोटालों की श्रृंखला में फंसे हुए कांग्रेस और अधिकारी जन के संरक्षण में आर्थिक नाकेबंदी के लिए एक विफल प्रयास करने वाली कांग्रेस, इस नाकेबंदी में भी घोटाला हो गया। मतलब पूरी शिद्दत से, पूरे प्रयास से अगर नाकेबंदी करते तो शायद प्रदेश में कुछ उसका एक वो दिखता, इम्पैक्ट दिखता, लेकिन उसमें भी घोटाला कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मित्र रुपेश जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को, ठीक है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ईडी को क्या कहा है, ईडी उस पर संज्ञान लेगी और जवाब देगी। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब ईवीएम पे अपना बात रखता है स्पष्टता से, धारा 370 का स्पष्टता से रखता है या और किसी चीज पे आता है तो कांग्रेस पार्टी नकारती है। विषय ये है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर कब आएगी कांग्रेस। दूसरा, इस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही, मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ, कवासी लखमा जेल गए, देवेंद्र यादव जेल गए, यहाँ तक एक पार्टी के कार्यालय को एजेंसी ने सीज किया, उसके बाद भी कोई कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आया।
कार्यकर्ता सड़क पे कब आया? जब धृतराष्ट्र का पुत्र जेल गया। और किस मामले में गया? 1000 करोड़ रुपए के इधर से उधर करने में और 16 करोड़ 70 लाख रुपए अपने कंपनी में खपाने में के आरोप में जेल में। अच्छा, ये लोग कितने बड़े साधु संत है देखिए आप। अभी तक अगर बिट्टू को छोड़ दे तो कवासी लखमा के अलावा कोई कांग्रेसी अभी तक जेल में नहीं है। उनके अलावा आबकारी के लाभकारी कई अधिकारी जेल में। अब मेरा सवाल काउंटर कांग्रेस पार्टी से है, आपके अकॉर्डिंग ईडी तो बायस है, जांच एजेंसी बायस है। अब मुझे इसका जवाब दो आप कि ये सारे रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा से बाकी एजेंसियों को क्या दिक्कत? वो कांग्रेस के किस कैडर के और किस प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता हैं कि उनको जेल में डाला गया है? और इतनी बड़ी मनी ट्रेल के साथ अवैध बेनामी संपत्ति, अवैध सोना, अवैध पैसा उनके यहाँ से निकला, वो कैसे आया? दूसरा सवाल है, एक मामूली सा अदना सा राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपया मिलता है, सबूत चाहिए ना रुपेश जी? इस सबूत का जवाब देंगे आप कि 351 करोड़ रुपया मिलता है जांच एजेंसियों को, क्या जांच एजेंसी ने उनको प्लांट किया उसके बाद रिकवर किया है? ऐसा आरोप है आपका। विषय ये है रुपेश जी कि आप कितना भी प्रयास कर लो, आज कवासी लखमा जेल से बोल रहे हैं कि क्या मैं कांग्रेसी नहीं हूं या मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं जिस कारण कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतरी। ये सवाल का जवाब आपको भी देना पड़ेगा और जेल में बिट्टू को भी देना पड़ेगा कि हमसे बड़ा कांग्रेसी बिट्टू कैसे हुआ। एक्चुअली विषय ये है पराग जी कि ये जांच की आज बड़े बघेल तक भी आएगी। ऐसा प्रतीत होते भूपेश बघेल जी ने पूरे कांग्रेस का यूज किया, मिसयूज किया, लेकिन सड़कों पे जनता का प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। मेरा तो मानना है कि न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाए, सड़कों पे प्रदर्शन करके आपको क्या लाभ हुआ? और चौथा महत्वपूर्ण सवाल, आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है क्या? आर्थिक अनियमितता की नाकेबंदी अगर आप कर लिए होते तो आज ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती। और ये जो चोर मचाए शोर वाला विषय है या उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला जो विषय है, ये चरितार्थ करते कांग्रेसी दिख रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारियों को एजेंसी से डर है और किसी को डर नहीं। ठीक है रूपेश जी, अब बीजेपी बार बार इस बात को कहती है, जब आप आरोप लगाते हैं कि साहब आप दुरुपयोग जांच एजेंसियों का करके राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए द्वेषपूर्ण कार्रवाई करवा रहे हैं, आरोप ये लगते हैं कि अगर जांच हो रही है तो होने दीजिए, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। जांच एजेंसी हो या कोई हो, जांच में तथ्य जो सामने आएंगे, कार्रवाई तो तथ्यों के आधार पर ही होगी ना। है तो जांच कार्रवाई का एक पक्ष ये भी होता है कि यदि किसी पे आपको जांच करनी है, किसी के खिलाफ जांच करनी है, तो कम से कम उसका पक्ष तो नोटिस दे करके ले लो। जब 10 मार्च को छापा पड़ा था तो भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा था कि यदि चैतन्य बघेल को ईडी की नोटिस मिलेगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो हम सहर्ष जाएंगे क्योंकि न्यायालय का सम्मान करते हैं, कार्रवाई का सम्मान करेंगे जी। लेकिन जिस प्रकार से जन्मदिन के दिन सवेरे 6 बजे तड़के ईडी एक भय का वातावरण बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में और पूर्व मुख्यमंत्री के घर में दबिश देती है, बिट्टू बघेल स्वयं का एक प्रतिष्ठा है। लेकिन बार बार देखिए छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन को जिस प्रकार से पूंजीपतियों को आर्थिक लाभ देने के लिए भाजपा की कार्य पद्धति है, और भूपेश बघेल जी सारे विधायकों के साथ तमनार में गए तो उसके बाद भाजपाई तमतमा गए, क्योंकि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा रहा है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किस प्रकार से नंदराज पर्वत जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, लो अयस्क से, उसको फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव से देने का काम किया था। कांग्रेस सरकार आने के बाद उसे निरस्त किया गया। और उसी प्रकार से आप देखिए लगातार छत्तीसगढ़ को पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए, ये चाहे लोहांडीगुड़ा में जमीन देने की बात हो या राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से ये अवैध रूप से पानी देने की बात उद्योगपतियों को करते हैं, उसके कारण अफरा तफरी का माहौल मच रहा है। लेकिन भाजपा को सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को, और यदि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए ये संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, यही बात निष्कांत जी कल भी उठ रही थी,
कह रहे थे वकील साहब कि मैंने मुद्दा उठाया तो देखिए कार्रवाई करवा दी, और इतनी फुर्ती में कार्रवाई करवाई कि मौका ही नहीं दिया कुछ बताने का, सुनने का, या पहले से बताया होता, नोटिस दिया होता तो वो खुद ही पहुंच जाते। पराग जी, देखिए इनके झूठ का पर्दाफाश कैसे होता है। अभी रुपेश जी यहाँ बैठे करे 4 साल से कार्रवाई चल रही है और भूपेश जी बोल रहे हैं कि हमको बताया ही नहीं गया। जब बंसल, भाटिया और श्रीवास्तव गिरफ्तार होते हैं, देखिए पराग जी, रुपेश जी नहीं मानेंगे बात को, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझने की और बड़े कैनवास में समझने की आवश्यकता है। जब बंसल, भाटिया और श्रीवास्तव गिरफ्त में आते हैं और जब उनसे डील होती है, जब चीजें बताते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में किसको कहां कैसे और कब क्या क्या दिया गया, उसकी जानकारी में देखिए भूपेश बघेल जी इस जांच से परे नहीं, चूंकि मुखिया थे, उनके सीएम सचिवालय में बैठ के लोग लेवी वसूल रहे थे 25 रुपए टन का, जिसके कारण वो जेल में गए। लेकिन जिस प्रकार से रुपेश जी कह रहे हैं अडानी अंबानी, मैं पराग जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रुपेश जी इसका जवाब देंगे। 2014 के पहले अडानी और अंबानी रायपुर रेलवे स्टेशन या भिलाई रेलवे स्टेशन पे चना बुरा बेचता था क्या? वो क्या करता रहा होगा? मतलब अडानी अंबानी की आप चर्चा करते हैं, 11,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 के बीच में किसने उनका स्वागत किया रेड कार्पेट बिछा के? 60,000 करोड़ पे आपने राजस्थान में दिया, अशोक गहलोत के माध्यम से रेड कार्पेट बिछाया, तेलंगाना में अभी दे रहे हैं, कर्नाटक में आपने दिया, हिमाचल में, कहां तक बचेंगे आप? रुपेश जी मतलब पराग जी, मुझे लगता है कि 2 प्रकार के अडानी अंबानी इंडिया में है। एक तो जो भाजपा शासित प्रदेश में काम करते हैं और एक जो इंडी गठबंधन के प्रदेश में काम करते हैं। इंडी गठबंधन में जो जैसे बंगाल आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, वहां काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार में काम करे तो गलत है। वास्तव में आपके जीजा के साथ लगातार प्लेन शेयर करने वाला, आपकी दादी के साथ लगातार डील करने वाले लोग, आज उस पे आप आरोप प्रत्यारोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं। एक बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता ने पॉडकास्ट में बताया कि जब हम आरोप लगाते हैं तब पैसा वहां से आया था, हम चुप हो जाते। विषय इतना ही है, पैसे के लोभ में कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े उद्योग कर्मियों को, उद्योगपतियों को इस तरह से टारगेट करे। किसके नाम पे? हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के आदेश पे, उनके आदेश पे ये कांग्रेस पार्टी और पूरी इंडी गठबंधन टारगेटेड कर रही है किसको? उद्योगपतियों को। ये कम्युनिस्टीकरण हो गया है कांग्रेस पार्टी का। जिस प्रकार से कांग्रेस शासन काल में टाटा बिरला की सरकार बोलते थे, उसी प्रकार कांग्रेसी अभी हमारी सरकार को बोलते हैं अडानी अंबानी की सरकार। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल पराग जी, क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कोई कांग्रेसी नहीं है ऐसा जिस पे कोई आरोप लगा हो? मेरा कहना है कि क्या सिर्फ भूपेश बघेल जी ही भाजपा के खिलाफ या अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या दीपक बैज, चरणदास महल, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ये सारे नेता नहीं है कांग्रेस के, या हमारे खिलाफत में नहीं बोलते? क्या कारण है टीएस सिंहदेव पे कोई आरोप नहीं लगा हुआ है? मुझे जवाब तो दीजिए। अगर एजेंसी बायस है तो इनको क्यों छोड़ा हुआ एजेंसियों ने? ठीक है, बघेल कौन सा ठीक है, एक का है? ठीक है रुपेश जी बार बार ये सवाल कि जब परिवार की और राजनीति की बात आती है तब फिर खुलकर ये चीजें कांग्रेस पार्टी से सामने आ जाती हैं कि कैसे दुरुपयोग आप परिवार के लिए राजनीति का कर रहे हैं। परिवार के लिए राजनीति नहीं की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति में रहने वाले लोगों के परिवार पर जब भाजपा की सरकार के इशारे पर कार्रवाइयां हो रही हैं तो उसके खिलाफ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो भी हमारे परिवार का सदस्य है। हम उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। देखिए जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, ईडी की कार्य पद्धति पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करती रही है प्रत्येक मामले पर। अभी 5 मई की बात करें या अन्य समय की बात करें, जिस प्रकार से इनकी कार्रवाइयों पर लगातार ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्य पद्धति पर प्रश्न लगाया, उसके बाद भी ईडी राजनीति से आगे आकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के परिवार के लोगों पर जब ये आक्षेप लगाना प्रारंभ कर दिए हैं, स्वर या भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद कांग्रेस पार्टी कर रही है। यदि भाजपा को लगता था कि कांग्रेस की सरकार आम जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है तो उस समय भाजपा के लोगों को बोलने का साहस नहीं था।
लेकिन आज ठीक है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने की खुली छूट भाजपा के लोगों के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस सरकार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जिस प्रकार से तमनार में आम जनता को पुलिस की प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, वन की कटाई हो रही है, उसके खिलाफ जब भूपेश बघेल जी आवाज लगाते हैं और ईओडब्ल्यू ने जब मामले का विवेचना करके चालान प्रस्तुत कर दिया न्यायालय में, उसके बाद भाजपा ईडी को जागृत करती है और चैतन्य बघेल पर कार्रवाई करती है। मैं फिर से पूछना चाहूंगा, एक मामलों पर क्या 3-3, 4-4 एजेंसियां काम करेगी? ठीक है, लेकिन निष्कांत जी संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग भाजपा कार्यकाल में हुआ, इनका तो राज्यसभा चलिए, के निष्कांत जी, वो सदन में संक्षेप में जवाब दिया रखिएगा गया फाइनल। है कि ठीक है, 192 लोगों के खिलाफ, चलिए, मैं जवाब दे देता हूं, समय थोड़ा कार्रवाई सा की कम गई। बचा है, निष्कांत जी। मात्र ठीक दो है। लोगों के खिलाफ निष्कांत जी सबूत आइए। मिले हैं। सुनिए रुपेश जी, आपका यही आरोप है ना कि मतलब अडानी अंबानी को हमने काम दिया और पेड़ हम काट रहे हैं। बस एक चीज जवाब देना आप कि आपको बिजली नहीं चाहिए, कोयला नहीं चाहिए तो एसी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। ये किसका स्टेटमेंट है? भूपेश बघेल का। वो किस कारण से, किस कॉन्टेक्स्ट में, कहां पे और किसके कालखंड में किया गया, इसका जवाब दे सकते हो क्या रुपेश जी? देखो, जनता को भ्रमित करने से आपको कोई लाभ हो रहा है क्या? आपको 71 की सीट वाली 34 पे लाके बैठा दी जनता ने। अब भी भ्रम की राजनीति से बाहर आओ। ये भूपेश बघेल के सहयोग करने से कोई बच नहीं जाएगा। इतने बड़े, भला आप क्या चाहते हैं? प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले को छोड़ दिया जाए? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में क्यों खड़ी हो रही है? आप बोलिए ना कि हाँ, जो गलत किया होगा उस पर कार्रवाई होगी और न्यायालय उसको तय करेगा, लेकिन आप तो उनको संरक्षित और पोषित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काग के हांडी में सारे काले बैठे हुए हैं। आप इस तरह का प्रयास मत कीजिए। अडानी को रेड कार्पेट छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने दिया, ये पूरे प्रदेश की जनता को पता है। ठीक है रुपेश जी, बहुत संक्षिप्त में एक फाइनल रिएक्शन। क्या एक दबाव बनाने की कोशिश इस विरोध के जरिए ताकि आगे कार्रवाई ना हो, ऐसा कुछ है क्या? निष्कांत जी की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है आप लोग दबाव बना रहे हैं। सुविधाएं डेवलप कैसे होंगी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए जाएंगे? पराग जी, कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जनता के हितों पर कुठाराघात ना हो, इसके लिए काम करती है। जब कांग्रेस ने जब आर्थिक नाकेबंदी की आवाज बुलंद की, तो मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने ये कहा कि 12 बजे से पहले और 2 बजे के बाद अपने स्कूल के बसों को उपस्थित कीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक शुचिता के साथ काम करती है। चलिए, ये आवागमन में विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन हम भी ये उम्मीद करेंगे जांच अगर हो रही है तथ्यों के आधार पर हो, जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दबाव ना हो, और जिस तरीके के आरोप लगकर गिरफ्तारी हुई उनका पर्दाफाश होना, राजफाश होना जरूरी है जनता के सामने, क्योंकि जनता का नाम लेकर ही तो ये विरोध भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया निष्कांत जी आपका, बहुत शुक्रिया रुपेश दुबे जी आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।